अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स चक्र के बीच कौन सी योजिक कनेक्टिंग लिंक होता है? एसिटिल कोएंजाइम में। एसिटिल कोएंजाइम में ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र के बीच एक संयोजित कनेक्टिंग लिंक होता है प्यारे दोस्तों एसिटिल कोएंजाइम में। मैलिक अम्ल का हाइड्रोजन ग्रहण किया जाता है किसके द्वारा? मैलिक अम्ल का जो हाइड्रोजन है वह किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? NADP द्वारा मैलिक अम्ल का हाइड्रोजन ग्रहण करता है। मैलिक अम्ल का हाइड्रोजन कौन ग्रहण करता है? NADP। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस में NADPH2 बनते हैं। NADPH कितने बनते हैं? 2 बनते हैं प्यारे दोस्तों। ग्लाइकोलिसिस में NADPH जो है 2 बनते हैं, 2 अणु बनते हैं। निम्न में से किस क्रिया में EMP परिपथ का उपयोग नहीं होता है प्यारे दोस्तों? निम्न में से किस क्रिया में EMP परिपथ का उपयोग नहीं होता? पायरुविक अम्ल का CO2 और H2O में अपघटन में जो है EMP का उपयोग नहीं होता, लेकिन ग्लूकोज एथिल एल्कोहल में परिवर्तन में होता है। ग्लूकोज का PGAL में परिवर्तन में होता है। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में अपचयन से होता है, लेकिन पायरुविक अम्ल का CO2 और H2O के अपघटन में जो EMP एक उसी कर्व साइकिल में होता है CO2 और H2O का अपघटन। तो ये कहाँ पर होता है? कर्व साइकिल में, जबकि EMP पथ में यह प्रक्रिया नहीं पाई जाती। पायरुविक अम्ल का CO2 एवं H2O में अपघटन की प्रक्रिया EMP पथवे में नहीं पाया जाता है। रेफ्रिजरेटर या कम ताप में रखने पर फल कई दिन तक ताज़ा रहते हैं, इसका कारण है जब हम फल को कम ताप में रखते हैं तो कई दिन तक वो ताज़ा रहते हैं। श्वसन की दर बहुत धीमी हो जाती है प्यारे दोस्तों। श्वसन दर धीमी होने के कारण वो कई दिन तक अच्छे से पड़े रहते हैं। मतलब उनकी श्वसन क्रिया कम हो जाने से क्या होता है कि वो बचे रहते हैं, सेफ रहते हैं। निम्न में से किसमें क्रेब्स चक्र क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता? जीवाणुओं में प्यारे दोस्तों। जीवाणु माइटोकॉन्ड्रिया पाया ही नहीं जाता, तो जीवाणु में जब माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा ही नहीं जाए तो वहाँ क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता प्यारे दोस्तों, मीसोसिल सेल में होता है। लंबी अवधि तक ऑक्सी श्वसन हो सकता है किसमें? बीज में। अनाक्सी श्वसन, सारे प्यारे दोस्तों, लंबी अवधि तक अनाक्सी श्वसन हो सकता है बीज में प्यारे दोस्तों। बीजों में अनाक्सी श्वसन जो है काफ़ी दिनों तक अनाक्सी श्वसन कर सकते हैं। बीज पड़े रहते हैं, अनाक्सी श्वसन करते रहते हैं प्यारे दोस्तों। निम्न में से कौन सी अम्ल 5 कार्बनिक यौगिक का है? निम्न में से कौन सा अम्ल 5 कार्बनिक यौगिक का है? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल जो होता है या 5 कार्बनिक यौगिक का है। क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम क्या है? क्रेब्स चक्र को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं प्यारे दोस्तों? TCA चक्र भी कहते हैं। क्रेब्स चक्र को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। TCA चक्र भी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसे हम TCA चक्र भी कहते हैं। और उसका क्या नाम है? ग्लाइऑक्जिलेट चक्र, ग्लाइऑक्जिलेट चक्र भी कहते हैं। क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल भी कहते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण फास्फोरिलीकरण। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण फास्फोरिलीकरण होता है प्यारे दोस्तों। मंद मतलब ऊर्जा का उत्पादन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? ऑक्सीकरण फास्फोरिलीकरण के द्वारा ATP का फॉर्मेशन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो मालूम है हम लोगों को। मंद गति से श्वसन करने वाले पादप ऊतक कौन से होते हैं प्यारे दोस्तों? मंद गति से श्वसन करने वाले पादप ऊतक कौन से होते हैं? पौड़ पौधे और परिपक्व ऊतक। जो मंद गति से श्वसन करते हैं, जो पौड़ पौधे होते हैं या परिपक्व जो ऊतक हो जाते हैं, उनमें मंद गति से श्वसन क्रिया पाई जाती है। बहुत धीमी श्वसन क्रिया किन या बूढ़े पौधों में या पुराने ऊतकों में ऐसी प्रक्रिया पाई जाती है। मतलब मंद गति से श्वसन क्रिया, बहुत धीमी श्वसन क्रिया इसमें पाई जाती है पुराने पौधों में या परिपक्व ऊतकों में। रोग ग्रसित पादप में स्वस्थ पादप की तुलना में श्वसन दर होती है अधिक। रोग ग्रसित पादप में श्वसन दर अधिक हो जाती है स्वस्थ पौधों की तुलना में। स्वस्थ पादप की तुलना में रोग ग्रसित पादप में जो है श्वसन दर जो होता है अधिक होती है। श्वसन गुणांक RQ है। श्वसन गुणांक किसे कहते हैं? उत्पन्न CO2 तथा प्रयुक्त O2 के आयतन का अनुपात। उत्पन्न CO2 और प्रयुक्त O2 के आयतन का अनुपात जो प्यारे दोस्तों क्या कहलाता है? RQ कहलाता है। श्वसन गुणांक में RQ का मान क्या होता है? उत्पन्न CO2 और प्रयुक्त O2 के आयतन का अनुपात। उत्पन्न CO2 और प्रयुक्त O2 के आयतन का अनुपात होता है श्वसन गुणांक जो होता है RQ जो होता है। उत्पन्न CO2 और प्रयुक्त O2 के आयतन का अनुपात को हम क्या कहते हैं? श्वसन गुणांक कहते हैं। उत्पन्न CO2 और जो O2 का यूज जितना हो रहा है, CO2 जितना निकल रहा है और O2 का जितना यूज हो रहा है,
उसके आयतन का अनुपात, उनके आयतनों का अनुपात है क्या कहलाता है, आर क्यू मान कहलाता है प्यारे दोस्तों। जबकि आर क्यू का मान हम लोग जानते हैं प्यारे दोस्तों, हम लोग क्या जानते हैं आर क्यू का मान, कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लूकोज होता है उसका क्या होता है 1 होता है। प्रोटीन का क्या होता है प्यारे दोस्तों, प्रोटीन का 8 होता है 0.8, और 0.7 किसका होता है, वसा का होता है। किस पदार्थ के प्रति इकाई भार में सर्वाधिक ऊर्जा निश्चित होती है, वसा में। किस पदार्थ में प्रति इकाई भार में सर्वाधिक ऊर्जा निहित होती है, वसा में, ना कि प्रोटीन कार्बनिक अम्ल में, ना कि कार्बनिक अम्ल में, ना शर्करा में। क्या कह रहा है, किस पदार्थ में प्रति इकाई भार में सर्वाधिक ऊर्जा निहित होती है, वसा में प्यारे दोस्तों, ना कि कार्बनिक अम्ल में, ना कि प्रोटीन में, ना कि शर्करा में। तो वसा में जो है प्यारे दोस्तों प्रति इकाई भार में सबसे अधिक ऊर्जा निहित होती है, वसा में। अगला क्वेश्चन है, एक सूक्ष्मजीव अनाक्षी विष से कार्बोहाइड्रेट को अपनी ऊर्जा का स्रोत लेता है तो उसकी आर क्यू होगा। एक सूक्ष्मजीव जो है अनाक्षी श्वसन विष से कार्बोहाइड्रेट को अपनी ऊर्जा का स्रोत लेता है। एक सूक्ष्मजीव अनाक्षी विष से कार्बोहाइड्रेट को अपनी ऊर्जा का स्रोत लेता है तो उसकी आर क्यू क्या अनंत होगा। एक सूक्ष्मजीव है अनाक्षी विष से कार्बोहाइड्रेट को अपनी ऊर्जा का स्रोत लेता है तो वह उसका आर क्यू क्या होना, अनंत होगा प्यारे। एक सूक्ष्मजीव अनाक्षी विष से कार्बोहाइड्रेट को अपना ऊर्जा का स्रोत लेता है तो उसका आर क्यू क्या होगा, उसका आर क्यू अनंत होगा, उसका आर क्यू क्या होगा, अनंत होगा। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में सबसे अधिक हाइड्रोजन ग्राही कौन होता है, NAD। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है, NAD होता है प्यारे दोस्तों, ना कि FAD, ना कि GTP, ना कि PEP। तो NAD देखिए, FAD भी नहीं, GDP नहीं, PEP नहीं, NAD जो होता है प्यारे दोस्तों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। किंडन क्रिया होती है किसमें, कुछ कवक और कुछ जीवाणुओं में प्यारे दोस्तों। फर्मेंटेशन की क्रिया कुछ कवक और कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। ऊर्जा उपापचय में निम्न में किसका उपयोग अति आवश्यक है, फास्फोरस। ऊर्जा उपापचय में निम्न में से किसका योगदान प्यारे दोस्तों, ऊर्जा उपापचय में निम्न में से किसका योगदान अति आवश्यक होता है, फास्फोरस का। फास्फोरस का योगदान प्यारे दोस्तों अति आवश्यक होता है। ऊर्जा उपापचय में निम्न में से किसका योगदान अति आवश्यक होता है, फास्फोरस का प्यारे दोस्तों। ऊर्जा उपापचय में किसका योगदान अति आवश्यक होता है, फास्फोरस का। श्वसन गुणांक प्रभावित होता है किससे, ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ की प्रकृति से। ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ की प्रकृति से आर क्यू का मान प्रभावित होता है प्यारे दोस्तों। कम ज़्यादा होता है आर क्यू का मान कब, जब ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ की प्रकृति कैसी है इस पर डिपेंड करता है प्यारे दोस्तों। वह प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट की मैलिक अम्ल है, क्या है प्यारे दोस्तों, उसके आधार पर डिपेंड करता है कि आर क्यू का मान कैसे होगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन वाहक जो सीधे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता है प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वाहक जो सीधे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता है, कौन सा साइटोक्रोम है, तो कौन सा साइटोक्रोम है जो इलेक्ट्रॉन वाहक है जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता है प्यारे दोस्तों। इलेक्ट्रॉन वाहक जो सीधे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता है, कौन सा, साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी जो होता है ऑक्सीडेज जो होता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में साइटोक्रोम सी जो होता है ऑक्सीडेज, वह साइटोक्रोम सीधे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता है। या श्वसन श्रृंखला में अंतिम साइटोक्रोम है। साइटोक्रोम सी जो है प्यारे दोस्तों, यह श्वसन श्रृंखला में अंतिम साइटोक्रोम है जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करके पानी बनाता है। जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करके क्या बनाता है, पानी बनाता है। साइटोक्रोम सी जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करके पानी बनाता है प्यारे दोस्तों। पायरुविक अम्ल में से एथिल अल्कोहल बनने में सहायक एंजाइम कौन से होते हैं, 2 एंजाइम होते हैं प्यारे दोस्तों। कितने एंजाइम होते हैं, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होते हैं जिसे हम डी कार्बोक्सिलेज भी बोलते हैं, या पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज बोलेंगे, या एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज बोलेंगे। डिहाइड्रोजनेज और डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होते हैं यूज होते हैं पायरुविक अम्ल से एथिल एल्कोहल बनाने में। एथिल एल्कोहल जब बनता है तो उसमें जो है 2 एंजाइम यूज होते हैं, डी कार्बोक्सिलेज और डिहाइड्रोजनेज। पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज भी बोला जाता है या एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज भी बोला जाता है। पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज क्या है, इसको थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। यह एंजाइम पायरुविक अम्ल को एस्टेल्डिहाइड में बदलता है। यह एक डी कार्बोक्सिलेज प्रक्रिया है जिसमें पायरुविक अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु निकलता है। डी कार्बोक्सिलेज करने में पायरुवेट का एक कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है, एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड का निकलता है। एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो होता है, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज दूसरा एंजाइम जो है, यह
एसिटाल्डिहाइड को एथिल अल्कोहल एथेनॉल में बदलता है। यह एक अपचयन प्रक्रिया है जिसमें एसिटाल्डिहाइड NADH से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके एथेनॉल बनता है। NADH से हाइड्रोजन और एथेनॉल प्राप्त करके एथेनॉल बनता है। ये दोनों एंजाइम एल्कोहलिक किण्वन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्यारे दोस्तों, जिसके दौरान ईस्ट जैसे सूक्ष्म जीव ग्लूकोज को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं प्यारे दोस्तों। तो दो एंजाइम हैं, डीकार्बोक्सिलेज और डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है पायरुविक अम्ल को एथिल अल्कोहल बनाने में यूज में आते हैं प्यारे दोस्तों। जो एथिल अल्कोहल बनता है अनाक्सी श्वसन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ग्लूकोज बनता है। जो अनाक्सी जीव होते हैं जैसे किण्वन क्रिया करते हैं जो, उनमें दो एंजाइम यूज होते हैं। कौन कौन से? पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज और एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होते हैं प्यारे दोस्तों। तो और आगे दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र को अवरुद्ध करने वाले विष पदार्थ क्या होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है प्यारे दोस्तों। कौन सा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको हम जान ले पहले कि इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में कई ऐसे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को सुविधाजनक बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो सुविधाजनक बनाते हैं प्यारे दोस्तों, हम लोग देख लें। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ETC साइकिल में जो होता है, ट्रांसपोर्ट चैन में जो होता है, हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो इलेक्ट्रॉन को प्रवाह को सुविधाजनक बनाते हैं। NADH और FADH2। एक कोई एंजाइम है जो ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्राप्त करते हैं। ये ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्राप्त करते हैं। क्यूबिनोन या एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। क्यूबिनोन क्या है प्यारे दोस्तों? यह मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। क्यूबिनोन जो होता है, क्यू जो होता है, यह एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड और कॉम्प्लेक्स थर्ड तक इलेक्ट्रॉन को ले जाता है प्यारे दोस्तों। देखिए क्यूबिनोन जो होता है प्यारे दोस्तों, ये भी इलेक्ट्रॉन का कैरियर करता है जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकंड और कॉम्प्लेक्स थर्ड तक इलेक्ट्रॉन को ले जाता है। साइटोक्रोम जो होते हैं प्यारे दोस्तों क्या है? देखिए क्यूबिनोन अलग हो गया। क्यूबिनोन क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 और कॉम्प्लेक्स थर्ड में जो है इलेक्ट्रॉन को ले जाते हैं। और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। कैसे होते हैं? मोबाइल एक स्थान पर नहीं रहते हैं, टहलने वाले होते हैं क्यूबिनोन। साइटोक्रोम क्या है प्यारे दोस्तों? ये प्रोटीन है। साइटोक्रोम क्या होते हैं? ये प्रोटीन है जिसमें आयरन परमाणु होते हैं। साइटोक्रोम में क्या होता है? आयरन परमाणु होता है। और ये कॉम्प्लेक्स, देखिए ये कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5 में पाए जाते हैं। किसमें? 3rd, 4 और 5th में साइटोक्रोम पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों। जबकि क्यूबिनोन किस में पाए जाते हैं? 1, 2, 3rd में पाया जाता है। साइटोक्रोम किस में पाए जाते हैं? 3rd, 4, 5th में पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3rd और 4th ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं। कैसे कॉम्प्लेक्स हैं प्यारे दोस्तों? 1, 2, 3rd, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पहला 1 से 4 तक, ये सभी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं जो झिल्ली में एम्बेडेड होते हैं। क्या होते हैं? झिल्ली में एम्बेडेड होते हैं और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में शामिल होते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। इन पदार्थों के अलावा कुछ अन्य अणु भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन परिवहन में भूमिका निभाते हैं, जैसे फेरिडॉक्सिन भी होते हैं और कुछ धातु प्रोटीन भी होते हैं। कुछ ऐसे फेरिडॉक्सिन भी होते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। कुछ धातु प्रोटीन भी होते हैं। संक्षेप में NADH, FADH2, क्यूबिनोन, साइटोक्रोम, विभिन्न प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्यारे दोस्तों। तो अवरुद्ध कौन करता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तत्व? कौन सा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र को अवरुद्ध करने वाला विष पदार्थ है? कौन सा ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में विष के समान कार्य करता है? कौन सा जो है पदार्थ है? कौन सा पदार्थ है? तो क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्यारे दोस्तों। देखिए प्यारे दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड होता ही है। कार्बन मोनोऑक्साइड जिस ऑप्शन में आप कहा कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। या कॉम्प्लेक्स 4 को बांधता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कॉम्प्लेक्स 4 को बांधता है। साइनाइड भी या कॉम्प्लेक्स 4 में इलेक्ट्रॉन वाहक को बांधता है। साइनाइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। एंटीमाइसिन ए यह एक मछली का जहर है जो कॉम्प्लेक्स 3rd को बाधित करता है। एंटीमाइसिन ए यह एक जहर है जो कॉम्प्लेक्स 3rd को बाधित करता है। कीटनाशक है या कुछ कीटनाशक भी इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला को बाधित करते हैं। और बर्बीटूरेटस यह एक प्रकार की दवाएं हैं जो कॉम्प्लेक्स 1 में बाधित करती हैं।
ठीक इसी प्रकार से प्यारे दोस्तों कुछ पदार्थ है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, एंटीमाइसिन ए, कीटनाशक दवाएं, ये भी जो है क्या होते हैं, ये जो है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र को अवरुद्ध कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, श्वसन के वैकल्पिक परिपथ पेंटोस फास्फेट की खोज करता है। जो श्वसन में वैकल्पिक परिपथ पेंटोस फास्फेट की खोज करता कौन सा वैज्ञानिक है? पेंटोस फास्फेट की खोज करता है डिकेंस और बारबर्ग। डिकेंस और बारबर जो है पेंटोस फास्फेट के खोज करता है प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, नागफनी में रात के समय आरक्यू का मान क्या होता है? शून्य। नागफनी में जो प्यारे दोस्तों रात के समय आरक्यू का मान क्या होता है? शून्य होता है। कि प्यारे दोस्तों इसमें हम लोग इसका वो पढ़ लेते हैं, नागफनी जैसे रसीले पौधों में रात्रि के समय आरक्यू श्वसन भागफल का मान शून्य होता है, क्योंकि रात में ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय कार्बनिक अम्ल का उत्पादन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय कार्बनिक अम्ल का उत्पादन करते हैं। दिन के दौरान ये पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और CO2 का उपयोग करते हैं, लेकिन रात में स्टोमेटा को बंद रखते हैं और कार्बनिक अम्ल के रूप में CO2 को संग्रहित करते हैं प्यारे दोस्तों। आरक्यू का मान इनका शून्य क्यों होता है? देखिए आरक्यू किसे कहते हैं? आरक्यू श्वसन के दौरान छोड़े गए CO2 और अवशोषित की गई ऑक्सीजन के बीच का अनुपात है। की गई ऑक्सीजन के बीच का अनुपात ही क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? आरक्यू का मान कहलाता है। अब लिखिए C4 पौधे, नागफनी का पौधा कैसे है? C4 पौधा है तो जैसे नागफनी रात के समय आरक्यू मान शून्य होता है, क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 का उपयोग नहीं करते हैं। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए प्यारे दोस्तों उसमें CO2 का उपयोग नहीं करते। रात के समय CO2 का उपयोग नहीं करते हैं, के बजाय किसका उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय वो कार्बनिक अम्ल का उपयोग करते हैं। रात के समय वो CO2 का उपयोग ना करके कार्बनिक अम्ल का उपयोग करते हैं, तो उनका आरक्यू का मान शून्य इसीलिए होता है प्यारे दोस्तों, क्योंकि वो CO2 का उपयोग ही नहीं करते। C4 पौधे जो है नागफनी रात के समय आरक्यू का मान का शून्य होता है, क्योंकि वो वे क्या करते हैं? CO2 का उपयोग में ना लाते ही नहीं है। तो आरक्यू का मान कैसे आप निकाल सकते हो? प्यारे शून्य होता है उनका आरक्यू का मान क्या होता है? शून्य होता है। कार्बनिक अम्लों का संचय, रात में नागफनी पौधे मैलिक एसिड और कार्बनिक अम्लों को संग्रहित करते हैं जो CO2 का एक रूप है। जो मैलिक एसिड और कार्बनिक अम्लों का संग्रहित करते हैं जो CO2 का रूप है। दिन के समय शोषण करते हैं। दिन के समय वे पौधे कार्बनिक अम्लों को तोड़कर CO2 छोड़ते हैं, जिसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए किया जाता है। CO2 को छोड़ते हैं जिसका उपयोग CO2 का उपयोग जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए कर लिया जाता है। आरक्यू का शून्य होने का कारण क्या था? चूँकि रात में पौधे केवल कार्बनिक अम्लों को संग्रहित करते हैं और CO2 नहीं छोड़ते हैं, इसलिए आरक्यू का मान 0 होता है प्यारे दोस्तों। CO2 नहीं छोड़ते इसलिए आरक्यू का मान उस समय क्या होता है? 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, रसायन परासरणी युग्मन मत को प्रस्तुत किस वैज्ञानिक ने किया था? रसायन परासरणी युग्मन मत को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? पी मिशेल वैज्ञानिक थे जो परासरणी युग्मन मत को प्रस्तुत किया था। श्वसन क्रिया में कार्बन यौगिकों में संग्रहित विभव ऊर्जा, और पोटेंशियल एनर्जी किस रूप में निकलती है? गतिक ऊर्जा के रूप में। श्वसन क्रिया में कार्बन यौगिकों में संग्रहित विभव ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी किस रूप में निकलती है? गतिज ऊर्जा के रूप में निकलती है प्यारे दोस्तों। इनमें इलेक्ट्रॉन प्रभावित होने से ATP बनता है। किसमें इलेक्ट्रॉन प्रभावित होने से ATP बनता है प्यारे दोस्तों? किस साइटोक्रोम में इलेक्ट्रॉन प्रभावित होने पर ATP बनता है? साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C। किस में इलेक्ट्रॉन प्रभावित होने पर ATP बनता है? साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C में। साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C में इलेक्ट्रॉन प्रभावित होने पर ATP बनता है प्यारे दोस्तों। देखिए प्यारे दोस्तों, साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने पर ATP बनता है। क्या बनता है प्यारे दोस्तों? ATP बनता हो। कहीं कहीं साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C दिया रहता है प्यारे दोस्तों, तो साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C कहीं कहीं दिया रहता है, लेकिन साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C में जो है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन प्रभावित होने पर ATP का फॉर्मेशन होता है प्यारे दोस्तों। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला ETS साइकिल में माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में स्थित होता है। कहाँ होता है? आंतरिक झिल्ली में होता है। यह NADH और FADH2 जैसे अणुओं से इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करके ATP का उत्पादन करता है। यह NADH और FADH2 जैसे अणुओं को इलेक्ट्रॉनों को लेकर स्थानांतरित करके ATP का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह NADH और FADH2 द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन ETS के विभिन्न प्रोटीन परिसरों से गुजरते हैं,
जिनमें साइटोक्रोम C1 और साइटोक्रोम C1 और साइटोक्रोम C शामिल है प्यारे दोस्तों। एटीपी का संश्लेषण कैसे होता है? जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C में प्रभावित होते हैं तो यह प्रक्रिया एक प्रोटॉन ढाल बनाती है जो एटीपी सिंथेस नामक एंजाइम को एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट द्वारा अकार्बनिक फास्फेट आईपी को जोड़ता है। एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और अकार्बनिक फास्फेट आईपी को जोड़ती है, जो कोशिका के लिए ऊर्जा का स्रोत है प्यारे दोस्तों। जो कोशिका के लिए जो पीआई को क्या बोलते हैं? अकार्बनिक फास्फेट होता है प्यारे दोस्तों। अकार्बनिक फास्फेट को जोड़ती है जो कोशिका के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण क्या है? यह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन परिवहन और एटीपी संश्लेषण शामिल होता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन और एटीपी का जहाँ निर्माण होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण कहते हैं, और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिल कहा जाता है इसको। साइटोक्रोम C की क्या भूमिका होती है प्यारे दोस्तों? साइटोक्रोम C एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल में इलेक्ट्रॉन को एक परिसर से दूसरे परिसर में ले जाने में मदद करता है। एटीपी संश्लेषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्यारे दोस्तों, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली किसके लिए पारगम होती है प्यारे दोस्तों? NADPH2 के लिए पारगम होती है। हेक्सोस मोनोफास्फेट की प्रथम कोशिका कौन होती है? ग्लूकोज 6 फास्फेट का ऑक्सीकरण। हेक्सोस मोनोफास्फेट की प्रथम क्रिया होती है ग्लूकोज 6 फास्फेट का ऑक्सीकरण। बुकनर ने इष्ट कोशिकाओं के विकर निकाला जाइमेज। बुकनर ने इष्ट कोशिकाओं से विकर निकाला, कौन सा विकर निकाला? जाइमेज विकर निकाला था। पेंटोज फास्फेट पथ द्वारा ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। पेंटोज फास्फेट के पथ द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है 35 ATP प्यारे दोस्तों। पेंटोज फास्फेट पथ द्वारा ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है 35 ATP। क्रेब्स चक्र है। क्रेब्स चक्र क्या है? एम्फीबोलिक पथवे है प्यारे दोस्तों। अपचयन और उपचयन दोनों प्रक्रियाएं यहाँ होती हैं। अपचयन उपचयन दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। क्रेब्स चक्र में दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। क्रेब्स चक्र के विकर पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? क्रेब्स चक्र के विकर कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है NADPH में अपचयन होता है HMS पथ में होता है। ग्लाइकोलाइसिस में ATP निर्माण के अतिरिक्त बनता है। NAD2H बनता है। ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में कॉमन है क्या? ग्लाइकोलाइसिस। ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में कॉमन क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। दोनों कॉमन होता है प्यारे दोस्तों। ग्लाइकोलाइसिस जो कोशिका द्रव में होता है। ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स के बीच की कड़ी कौन से है? एसिटिल कोएंजाइम ए। ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी कौन है? एसिटिल कोएंजाइम ए। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण व श्वसन क्रिया में सामान्य है साइटोक्रोम। प्रकाश संश्लेषण व श्वसन क्रिया में कॉमन है साइटोक्रोम दोनों। प्रकाश संश्लेषण व श्वसन क्रिया दोनों में क्या होते हैं? साइटोक्रोम की जरूरत होती है प्यारे दोस्तों। अंतराणुक श्वसन है अनाक्सी श्वसन। अंतराणुक इंट्रामालिक्यूलर रिस्पायरेशन होता है अनाक्सी श्वसन में क्या है? अंतराणुक इंट्रामालिक्यूलर रिस्पायरेशन होता है अनाक्सी श्वसन में प्यारे दोस्तों। अनाक्सी श्वसन में इंट्रामालिक्यूलर रिस्पायरेशन होता है। अंतराणुक रिस्पायरेशन क्रिया जो होता है अनाक्सी श्वसन में होता है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन बन सकते हैं प्यारे दोस्तों। इंट्रामालिक्यूलर रिस्पायरेशन कहाँ होता है? अनाक्सी श्वसन में। इंट्रामालिक्यूलर रिस्पायरेशन जो होता है इंट्रामालिक्यूलर रिस्पायरेशन कोशिका के अंदर होता है और साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। इंट्रामालिक्यूलर अनाक्सी श्वसन क्या होता है? अनाक्सी श्वसन कहाँ? अनाक्सी श्वसन इंट्रामालिक्यूलर रिस्पायरेशन क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किस में होता है? अनाक्सी श्वसन में होता है। किस में होता है? अनाक्सी श्वसन में। अनाक्सी श्वसन में पाया जाता है प्यारे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि अंतराणुक श्वसन क्रिया जो होती है अनाक्सी श्वसन में होता है। निम्न में से समावयवी यौगिक है। समावयवी यौगिक क्या है? फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो होता है यह समावयवी यौगिक है प्यारे दोस्तों। क्रेब्स चक्र कर्व साइकिल में मैलिक अम्ल बनता है फ्यूमेरिक अम्ल से। क्रेब्स चक्र में मैलिक अम्ल बनता है फ्यूमेरिक अम्ल से प्यारे दोस्तों, फ्यूमेरिक अम्ल से। यूकैरियोटिक कोशिका में ग्लिसरॉल फास्फेट शटल कार्य करता है।
यूकैरियोट कोशिका में ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल कार्य करता है जो ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। जो यूकैरियोटिक कोशिका में ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल कार्य करता है जो ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है 36 ATP। कितना? 36 ATP। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण की किस प्रावस्था में सबसे अधिक संख्या में ADP से ATP का संश्लेषण होता है? इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से किस प्रावस्था में सबसे अधिक संख्या में ADP से ATP का संश्लेषण होता है? इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में जो है सबसे ज़्यादा ADP से ATP का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में सबसे ज़्यादा ADP से ATP का निर्माण होता है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पायरुविक अम्ल से एसिटिल कोएंजाइम ए में परिवर्तन की प्रक्रिया है। पायरुविक अम्ल से एसिटिल कोएंजाइम ए में परिवर्तन की प्रक्रिया है ऑक्सीकी कार्बन डाइऑक्साइड वियोजन। ऑक्सीकी कार्बन डाइऑक्साइड वियोजन। क्रेब्स चक्र के बनने वाला 5 कार्बन मध्य यौगिक जो नाइट्रोजन उपापचय में भाग लेता है क्या कहलाता है? अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल। क्रेब्स चक्र में बनने वाले 5 कार्बन मध्य यौगिक जो इलेक्ट्रॉन उपापचय में भाग लेता है कहलाता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल। क्रेब्स चक्र में बनने वाला 5 कार्बन मध्य यौगिक जो होता है इलेक्ट्रॉन उपापचय में भाग लेता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल। प्यारे दोस्तों, परिपक्व हो रहे बीजों में श्वसन दर तीव्र होती है, परंतु जैसे जैसे जल की मात्रा कम होती जाती है श्वसन दर क्या होता है? निरंतर घटती जाती है। परिपक्व हो रहे बीजों में श्वसन दर तीव्र होता है, श्वसन दर क्या होता है? तीव्र होता है, परंतु जैसे जैसे जल की मात्रा कम होती जाती है श्वसन दर कैसे होती है? निरंतर घटती जाती है। ग्लाइकोलिसिस कैप चक्र वसाओं अम्लों के बीटा ऑक्सीकरण के बीच अथवा कार्बोहाइड्रेट व वसाओं के अपचयन के बीच की कड़ी है प्यारे दोस्तों, एसिटिल कोएंजाइम ए। निम्न में से किसका निर्माण फास्फोग्लिसरिक के फलस्वरूप होता है? फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। निम्न में से किसका निर्माण फास्फोग्लिसरिक के फलस्वरूप होता है? फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। ऑक्सीश्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है 3 पदों से। ऑक्सीश्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड CO को निष्कासित होती है 3 पदों में। पायरुविक डिहाइड्रोजनेज विकल्प प्रयुक्त होता है पायरुविक अम्ल से एसिटिक कोएंजाइम ए के परिवर्तन में। पायरुविक अम्ल से एसिटिल कोएंजाइम के परिवर्तन में पायरुविक डिहाइड्रोजनेज विकल्प प्रयुक्त होते हैं पायरुविक अम्ल से एसिटिल कोएंजाइम के परिवर्तन में। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में क्या क्या होता है प्यारे दोस्तों? ATP निर्माण में भाग लेता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र क्या काम करता है? ATP के निर्माण में भाग लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया व हरितलवक दोनों में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन कहाँ कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, हरितलवक में भी पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण द्वारा ऊर्जा मुक्त भी होता है। तो ये सभी ऑप्शन सही है प्यारे दोस्तों। पायरुविक अम्ल के एथिल एल्कोहल में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। पायरुविक अम्ल के एथिल एल्कोहल में परिवर्तन होने के लिए उत्तरदायी एंजाइम है। कौन सा एंजाइम होता है जो पायरुविक अम्ल को एथिल एल्कोहल में बदलता है? डीकार्बोक्सिलेज और डीहाइड्रोजनेज एंजाइम जो होता है पायरुविक अम्ल को एल्कोहल में परिवर्तित करता है प्यारे दोस्तों। ATP का निर्माण होता है किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी सतह पर। ATP का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी सतह पर प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया शुद्ध रूप से ऑक्सीश्वसन को प्रदर्शित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया शुद्ध रूप से ऑक्सीश्वसन को प्रदर्शित करती है प्यारे दोस्तों? तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल C6H12O6 प्लस 6O2 क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस 6H2O और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। 673 किलो कैलोरी ऊर्जा CO2 और H2O उत्पन्न होता है। यह जो श्वसन के रिस्पायरेशन की का फार्मूला होता है प्यारे दोस्तों, या उत्पादक क्या होते हैं? उत्पाद क्या बना? देखिए क्या यूज हुआ? ग्लूकोज और O2 यूज हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना तथा ऊर्जा मुक्त हुई। 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त हुई। इस प्रकार से रिस्पायरेशन के जो बचे हुए क्वेश्चन से प्यारे दोस्तों आपको फिनिश किया गया। तो यदि वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है प्यारे दोस्तों तो लाइक करें, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।